नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है ना, जनगणना है ना। यह एक ऐसी टॉपिक है, कोई भी एग्जाम हो ना, यहाँ से प्रश्न आने ही आने हैं ना। छोटा एग्जाम हो, बड़ा एग्जाम हो, किसी भी स्टेट का एग्जाम हो, यहाँ से प्रश्न बनने तय हैं। तो उसी छोटी सी जो टॉपिक है जनगणना ना, इसी को इस वीडियो में कवर करेंगे। मुश्किल से 10 से 12 मिनट की ये वीडियो रहने वाली है और इसमें जो भी आपको बताया जाएगा, कुछ चीज़ें इसमें आपको क्लास में ही याद करा दी जाएंगी। तो देखिएगा, पहला ये पॉइंट है ना, भारत की पहली जनगणना की शुरुआत। भारत में पहली जनगणना की शुरुआत कब हुई थी, यही पूछा गया है ना। तो भारत में पहली जनगणना की जो शुरुआत हुई थी, कब हुई थी? 1872 में हुई थी। कब हुई थी, इस डेट को याद करिएगा ना, इस डेट को आपको याद भी कराएंगे ना। तो कब हुई थी? 1872 में हुई थी। और किसके कार्यकाल में हुई थी? लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। यही प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि भारत की पहली जनगणना की शुरुआत कब हुई। तो कब हुई थी? 1872 में। और किसके कार्यकाल में हुई थी? लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। और देश में नियमित यानी दूसरी जो जनगणना है ना, पहली जनगणना तो यहाँ हो गई और ये दूसरी जनगणना होने जा रही है। और दूसरी जनगणना जो है कैसी है? यह नियमित जनगणना है। कैसी जनगणना है? नियमित जनगणना। और इसकी शुरुआत कब होती है? 1881 में होती है। कब होती है? 1881 में होती है। और ये किसके कार्यकाल में होती है? लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में होती है। अब देखिए, इसको याद कैसे करेंगे ना। देश में एक पहली जनगणना स्टार्ट हो चुकी है ना, देश में एक पहली जनगणना स्टार्ट हो चुकी है। अब इस पहली जनगणना को स्टार्ट करके हम क्या कर रहे हैं? अब नियमित यानी दूसरी जनगणना स्टार्ट कर रहे हैं ना। यदि पहले को समाप्त किया जाए और कुछ भी दूसरा स्टार्ट किया जाए तो इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि जो पहली जनगणना हो रही थी वह बेहतर नहीं थी। जो पहले जनगणना हो रही थी वह बेहतर नहीं हो रही थी, इसीलिए तो दूसरी जनगणना स्टार्ट करनी पड़ी। जब पहली जनगणना बेहतर नहीं थी, बेहतर नहीं थी, बेहतर नहीं थी मतलब 72, यानी जो 72 में हुई थी वह बेहतर नहीं हुई थी। बेहतर नहीं हुई थी, इसीलिए हमें क्या करना पड़ा? दूसरी करना पड़ा है ना। जब भी कोई काम दूसरी बार होता है तो वह क्या कहलाता है? रीपन यानी रीओपन है ना। कोई भी चीज जब दोबारा खोली जाती है तो उसको क्या कहा जाता है? रीओपन कहा जाता है। यानी री शब्द लगा यानी रीपन यानी रीओपन है ना। यानी रीपन को ऐसे करिएगा, यानी दोबारा जो स्टार्ट हुई उसमें जो है कौन है? रीपन है। और जो पहले थे उसमें उस कार्यकाल में कौन थे? लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ था ना। जो पहली जनगणना हुई थी किसके शासनकाल में? लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। इनके साथ क्या हो गया? मोए मोए हो गया। इनके साथ क्या हो गया? मोए मोए हो गया। क्या हुआ? क्यों? क्योंकि जो इन्होंने जनगणना कराई थी 1872 में, वो तो बेहतर नहीं थी, एक और करानी पड़ी। एक और करानी पड़ी, 8 और 1 यानी एक और करानी पड़ी। कब करानी पड़ी? 1881 में। किसके कार्यकाल में? लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। पहले किसके कार्यकाल में हुई थी? लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। कब हुई थी? 1872 में हुई थी। जो बेहतर नहीं थी, एक और करानी पड़ेगी 1881 में। किसके कार्यकाल में? रीओपन यानी रिपन के कार्यकाल में कराई गई है ना। आगे देखिए, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? तो स्वतंत्र भारत जो स्वतंत्र हुआ 1947 में हुआ ना। 47 के बाद की डेट देखी जाए तो क्या आएगी? यानी 48 यानी 51 है ना। 51 क्यों कह रहे हैं कि जो जनगणना होती है हमेशा 10 साल में होती है। जैसे 2001 में हुई, 2011 में हुई, अब 2021 में, फिर 2031 में, 2041 में है ना। यानी ऐसे यानी 10 साल के अंतराल पे ही जनगणना होती है। तो 10 साल का जब अंतराल लेंगे 2001 से 11, 11 से 21, 21 से 31 है ना, तो सबके लास्ट में क्या मिलेगा? एक एक ही मिलेगा है ना। और ये चीज़ यहाँ से स्टार्ट है, 81 से स्टार्ट है। तो 81 में हुई, 10 जोड़ेंगे 91 में, यानी लास्ट में एक आएगा ही आएगा ना। तो 47 के बाद यानी जब 47 में देश आज़ाद हुआ तो उसके बाद एक आपको कहाँ मिलेगा? सीधा 51 में। यानी 47, 48, 49, 50 जब स्टार्ट होगा तो उसमें 51 की जगह एक मिलेगा ना। तो 51 में ही क्या होगी? स्वतंत्र भारत की क्या होगी? पहली जनगणना होगी। सबसे पहली जनगणना 1872 में, नियमित रूप से जनगणना 1881 में, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951। ये तीनों पॉइंट आपको याद हो गए होंगे ना। जनगणना का महान विभाजक वर्ष
कौन सा कहलाता है ना, जनगणना का महान विभाजक वर्ष 1921 कहलाता है। जिसके लास्ट में एक नहीं होगा उस ऑप्शन को हम पहले ही हटा देंगे ना। तो 1921 में क्या हुआ था, जनगणना का महान विभाजक वर्ष कहलाता है। जो 1921 है ये जनगणना का महान विभाजक वर्ष कहलाता है। आगे देखिएगा अगली पॉइंट है ना, तो जनगणना का लघु विभाजक वर्ष कौन सा कहलाता है ना। महान विभाजक तो 1921 हो गया, महान विभाजक क्या हो गया 1921 हो गया। तो लघु विभाजक भी होगा, जब महान है तो लघु भी होगा। तो लघु क्या है 1951 हुई है जो स्वतंत्र भारत की क्या है पहली जनगणना है। यही क्या है लघु विभाजक वर्ष कहलाता है। जनगणना से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है ना, आर्टिकल की बात कर रहा है ना। टोटल 395 अनुच्छेद है ना, अब प्लस ज़्यादा भी है ना। तो जो नियमित यानी जो रेगुलर यानी जो लिखित कितने थे 395 अनुच्छेद थे। उसी अनुच्छेद में से बात कर रहा है कि जनगणना से संबंधित आर्टिकल अनुच्छेद कौन है ना, तो कौन सा है 246। यदि 246 को देखेंगे तो जो एक नारा चला था जनगणना वाला, हम दो हमारे दो है ना, तो हम दो हमारे दो है ना, दो से अब कितने हो रहे हैं चार, चार से कितने हो रहे हैं छः, ऐसे बढ़ रही है जनगणना। यानी जनसंख्या ऐसे बढ़ रही है, दो है तो चार है तो चार के बाद छः हो रहे हैं ना, इस क्रम में यानी दूना बढ़ रही है। हम दो हमारे दो, तो कुल मिलाकर हम दो हमारे दो चार ही होना चाहिए था। अब फिर इसमें दो बढ़ रहे हैं ना, दो दो करके बढ़ रहे हैं, हम दो हमारे दो यानी दो, फिर उसमें दो ऐड करिएगा चार, चार में फिर दो ऐड करिए कितना हो जाएगा छः, यानी 2 4 6 यानी 246। यानी जनगणना से संबंधित आर्टिकल कौन सा है 246 है। जनगणना का जो विषय है ना यह किस अनुसूची में है, तो यह किस में है 7वीं अनुसूची के संघ सूची। यानी 7वीं अनुसूची में किसके बारे में बताया गया, शक्ति के बारे में बताया गया ना। संघ सूची, समवर्ती सूची है ना और राज्य सूची, तो यह किसका विषय है संघ सूची का विषय है जनगणना है ना। जनगणना की अवधि क्या है, प्रत्येक 10 वर्ष पे जनगणना होती है ना। तो जनगणना की अवधि पूछे तो प्रत्येक 10 वर्ष में है ना। महान विभाजक वर्ष 1921 है ना, लघु विभाजक वर्ष 1951 है ना। संबंधित अनुच्छेद कौन से 246 यानी 246। कितने वर्ष पे जनगणना होती है, प्रत्येक 10 वर्ष पे क्या होती है जनगणना होती है। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है, डेमोग्राफी कहलाता है। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है, डेमोग्राफी कहलाता है। 2011 की जनगणना का क्रम क्या था ना, किस क्रम की जनगणना कराई गई थी ना। यदि 2011 की जो जनगणना हुई थी वह क्या थी 15वें क्रम की थी। किस क्रम की थी 15वें क्रम की थी। यदि स्वतंत्र भारत के 1951 से यदि ऐड किया जाए, जोड़ा जाए तो किस क्रम की थी 7वें क्रम की। यदि 1872 यानी शुरुआत से ऐड यानी 1881 से ऐड किया जाए तो कौन सी जनगणना है 15वीं है। लेकिन यदि स्वतंत्र भारत की यानी 1951 से जोड़ा जाए तो किस क्रम की थी 7वें क्रम की थी। तो आप पे ये डिपेंड करता है कि वो पूछ क्या रहा है ना। यदि नियमित यानी शुरुआत से पूछ रहा है तो 15वें क्रम की, यदि स्वतंत्र भारत की पूछ रहा है तो 7वें। स से स्वतंत्र और स से 7। स्वतंत्र पूछे तो 7 बताइएगा, अन्यथा कितना बताना है 15वीं आपको बताना है। 2011 की जनगणना का क्रम पूछे तो 15वें, स्वतंत्र का पूछे तो 7वें आपको बताना है। आगे देखिए 2011 की जनगणना है ना, 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य क्या था। तो 2011 की जनगणना का जो आदर्श वाक्य था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य है ना। आदर्श वाक्य 2011 में क्या था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। कुल कितने प्रश्न थे 29 प्रश्न। जनगणना का शुभंकर क्या था, प्रगणक शिक्षिका। जनगणना का शुभंकर प्रगणक शिक्षिका थी ना। प्रथम जनगणना कमिश्नर कौन थे, डब्ल्यू प्लॉडेन है ना, डब्ल्यू प्लॉडेन थे। कौन थे जनगणना कमिश्नर, डब्ल्यू प्लॉडेन है ना। स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त है ना, इसको याद करिए है ना, कौन थे गोपाला स्वामी थे ना। 2011 की जनगणना है ना, इसको याद करिएगा ना, ए मेन है ना, 2011 का पूछा जाता है। तो ये कौन थे, चंद्रमौली साहब थे। कौन 2011 की जनगणना के आयुक्त कौन थे, चंद्रमौली थे। आगे देखिए
पहली बार जाति आधारित जनगणना कब हुई थी? 1931 में हुई थी। कब हुई थी? 1931 में हुई थी। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। जनसंख्या यानी एक एक लोगों को जुलाई यानी जोड़ा जाता है, एक एक लोगों को जोड़ा जाता है, मतलब जुलाई में एक एक लोगों को, मतलब 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या कितनी है? 121 करोड़। कितनी है? 121 करोड़ 2011 की जनगणना के अनुसार। अब देखा जाए तो 145 करोड़ के आसपास जनसंख्या पहुंच चुकी है, क्योंकि हमने चीन को भी पछाड़ दिया है। भारत में विश्व जनसंख्या का जो भाग है कितना परसेंट है ना? भारत में यानी पूरे विश्व में यदि 100% जनसंख्या है तो 100% में से 17.5 यानी 17.5% जनसंख्या कहाँ निवास कर रही है? भारत में। यह आंकड़ा बढ़ गया होगा क्योंकि यह 2011 की जनगणना के अनुसार आंकड़ा है। पुरुष की जनसंख्या कितनी है? 62 करोड़ है ना। महिला जनसंख्या कितनी है? 58 करोड़ है ना। यह उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जो भी इम्पोर्टेंट होगा उसको आपको याद कराते चलेंगे ना। 10 की वार्षिक वृद्धि, जो 10 की वार्षिक वृद्धि दर है वह कितना है? 17.7% है ना। 10 की पूछे तो 17.7%, यदि वार्षिक पूछे तो 1.64%। कुल साक्षरता, इसको याद करिएगा ना, कुल साक्षरता दर कितनी है भारत की? 73% है। कितनी है? 73% है, इसको याद करिएगा। कुल साक्षरता दर कितनी है? 73। पुरुष साक्षरता कितनी है? 80% यानी 80.9%। महिला साक्षरता कितनी है? 64.6%। लिंगानुपात है ना, यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि भारत का लिंगानुपात कितना है, यानी 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं, वही लिंगानुपात को दिखाता है ना। तो भारत का जो लिंगानुपात है वह कितना है? 943 है, यानी 1000 पुरुषों के कंपेयर में 943 महिलाएं हैं। तो लिंगानुपात कितना है भारत का? 943। यदि शिशु लिंगानुपात पूछे तो कितना है? 919 से। जनसंख्या घनत्व, इसको भी याद करिएगा। जनसंख्या घनत्व पूछे तो कितना बताना होगा? 382 बताना होगा। कितना बताना होगा? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। सर्वाधिक लिंगानुपात है ना, सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ पाया जाता है? केरल में पाया जाता है, यानी 1000 पुरुषों पर यहाँ कितनी है? 1084 लड़कियाँ, यानी यहाँ लड़कियों की संख्या क्या है? पुरुषों से अधिक है, यानी यहाँ महिलाओं की संख्याएं जो है पुरुषों की संख्याओं से अधिक है, यानी यहाँ पे सर्वाधिक लिंगानुपात है ना। यहाँ महिलाओं की संख्या पुरुषों के मुकाबले ज़्यादा है। और सर्वाधिक साक्षरता यानी पढ़े लिखे लोग हैं ना, यहाँ के सर्वाधिक लोग क्या हैं? पढ़े लिखे लोग हैं, यानी यहाँ की साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है और यहाँ का लिंगानुपात भी सबसे ज़्यादा है। सबसे कम लिंगानुपात यानी सबसे न्यूनतम लिंगानुपात कहाँ का है? हरियाणा का। ये अभी यूपीपी का जो री एग्जाम हुआ था उसी में पूछा गया था ना कि न्यूनतम लिंगानुपात कहाँ का, तो न्यूनतम लिंगानुपात कहाँ का है? हरियाणा का है। कितने लोग हैं? 879 लोग है ना। 879 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पे। कहाँ पे? हरियाणा में सबसे कम लिंगानुपात है। सर्वाधिक केंद्र शासित में पूछे लिंगानुपात कहाँ का है? तो पुदुचेरी का है ना। कहाँ का है? पुदुचेरी का है। और न्यूनतम केंद्र शासित लिंगानुपात पूछे तो कहाँ का है? दमन व दीव का। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, इसको याद करिएगा। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व यानी सबसे घनी आबादी कहाँ रहती है क्षेत्रफल के मुकाबले? बिहार में है ना, बिहार में है ना। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पूछे तो कहाँ का है? बिहार का। और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व पूछे तो कहाँ के? अरुणाचल। जन घनत्व मतलब कम जमीन है और ज़्यादा लोग रह रहे हैं ना। जब कम जमीन में ज़्यादा लोग रह रहे हैं तो क्या हो गया? वहाँ का जन घनत्व क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। यानी जमीन आपके पास पर्याप्त है और रहने वाले बहुत कम लोग हैं ना, तो वहाँ का जनसंख्या घनत्व क्या हो जाएगा? बहुत कम हो जाएगा। तो कम कहाँ का? अरुणाचल प्रदेश का। और ज़्यादा कहाँ का है? बिहार का। यह राज्यों में आपने देखा है। यदि केंद्र शासित में पूछे तो सबसे घनी आबादी यानी सर्वाधिक जन घनत्व कहाँ का है? दिल्ली का है। और केंद्र शासित में जन घनत्व कम पूछे तो कहाँ का है? अंडमान निकोबार का। सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ की है? उत्तर प्रदेश की है ना। ये तो सबको पता है। सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ की है? उत्तर प्रदेश की है ना। 19 करोड़ लगभग। कितनी है? 19.98 करोड़ है।
और न्यूनतम जनसंख्या कहाँ की है? सिक्किम की 6.11 लाख। सर्वाधिक केंद्र शासित यानी किस केंद्र शासित में सर्वाधिक जनसंख्या है? तो कहाँ है? दिल्ली में। और न्यूनतम कहाँ की है? लक्षद्वीप में। सर्वाधिक पूछे जनसंख्या के मामले में तो दिल्ली, और कम पूछे तो लक्षद्वीप, है ना, लक्षद्वीप। एकमात्र राज्य जहाँ की जनसंख्या घटी है ना, 2011 की जनगणना के बाद एक राज्य ऐसा है जहाँ की जनसंख्या बढ़ने के बजाय क्या हो गई है? घट गई है। तो कहाँ की घटी है? नागालैंड। नागालैंड ऐसा राज्य जहाँ पे अंग्रेजी यानी वहाँ की राज्य भाषा क्या है? इंग्लिश है। सर्वाधिक साक्षरता, है ना, सर्वाधिक साक्षरता कहाँ की है? केरल की, यानी ज़्यादा पढ़े लिखे लोग कहाँ के हैं? केरल की। और साक्षरता दर कितनी है? 94%, है ना। सभी राज्यों से सर्वाधिक यानी सबसे ज़्यादा कहाँ की है? केरल की। सबसे कम कहाँ की है? बिहार की है। सबसे कम साक्षरता दर कहाँ की है? बिहार की। और सर्वाधिक कहाँ की है? केरल की। तो जितने भी पॉइंट आपको बताए जा रहे हैं इन पॉइंट को आप नोट करिएगा ना। तो यानी यदि अब जितने भी प्रश्न बनेंगे तो 90 प्रश्न, 90 का 95 प्रश्न इसी स्लाइड से बनेंगे। 5% आपको नए इधर उधर से मिल सकते हैं। तो इसको आप पॉइंट टू पॉइंट नोट करते चलिएगा। न्यूनतम महिला साक्षरता भी कहाँ की है? बिहार की है। सर्वाधिक केंद्र शासित में यदि साक्षरता पूछे तो कहाँ का है? लक्षद्वीप का। रीजन क्या है ना, यदि आप भारत का नक्शा देखेंगे तो ये रहा केरल, और यहीं पर क्या है? लक्षद्वीप। केरल में सर्वाधिक साक्षरता है और लक्षद्वीप में भी क्या है? सर्वाधिक साक्षरता है। न्यूनतम साक्षरता पूछे तो कहाँ की है? दादर नगर हवेली की है। अधिक जनसंख्या वाला जिला पूछे ना, अधिक जनसंख्या वाला जिला पूछे तो क्या हो जाएगा? ठाणे हो जाएगा। यानी महाराष्ट्र का जो जिला है ठाणे, यहाँ की जनसंख्या क्या है? सर्वाधिक है। कम जनसंख्या पूछे, यदि क्या पूछे? कम जनसंख्या पूछे तो दिबांग घाटी यानी अरुणाचल प्रदेश। अधिक जिलों वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। और कितने जिले हैं? 75 जिले हैं। तो आज की वीडियो में हमने जनगणना को कवर किया और जितने भी इम्पोर्टेंट यानी पॉइंट टू पॉइंट जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन्हीं प्रश्नों को देखा गया है ना। तो इन जो भी पॉइंट थे सभी पॉइंट को आप क्या करिएगा? एक बार नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ना। तो जो ये वीडियो आपको कैसे लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो को यदि आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।